गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएसएन द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 1 भाषा का अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा 3 में भाषा के बारे में पढ़ा ही होगा कि भाषा क्या है। मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ या फिर आप अपने मित्रों से बात करते हो या फिर अपने परिवार में रहकर लोगों से जो बातें करते हो वह क्या है? वह भाषा ही है। ठीक है ना। हम जो कुछ बोलते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं वह भाषा ही कहलाता है। हम अपनी बातों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात व विचारों को स्वयं समझने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि यदि हमें अपने मन की जो बात है या जो हमारे मन में जो विचार हैं उनको हमें किसी और के सामने प्रकट करना है या फिर दूसरे के मन के विचारों को या भावों को समझना है तो उसके लिए हमें भाषा को समझना होगा। उसके जो माध्यम होते हैं वही भाषा होती है। इसको समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा का चित्र है ये, जो अध्यापक है वह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बताया गया है इसमें। संस्कृति कल अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने गई थी। चिड़ियाघर में उसने कौन कौन से जानवर देखे तथा उसे कितना मज़ा आया ये वह अपने मित्रों से बोलकर प्रकट कर रही है तथा उसके मित्र सुनकर उसकी बात का आनंद ले रहे हैं। तभी उनके अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया और कहा, बच्चों, तुम्हें जो निबंध याद करने के लिए कहा था उसे लिखकर दिखाओ। ठीक है, एक कक्षा का दृश्य। एक लड़की का नाम संस्कृति है, वह अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने जाती है तो वह उसका वर्णन अपने मित्रों से कर रही है। पहले वो सोच रही है कि मैंने क्या क्या देखा और बता रही है। तो बताएगी कैसे? मुंह से बोलकर बताएगी। तो यह भाषा हो गई। तो कैसे हो गई? मौखिक भाषा हो गई, क्योंकि हम इसको बोलकर बता रहे हैं। तभी क्या होता है, अध्यापक क्लास में आते हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि मैंने कल आपको एक टॉपिक दिया था और वो निबंध आप मुझे लिखकर बताओ। तो जो अध्यापक ने जो बात कही वह भी बोल कर कही, लेकिन जब बच्चे उस निबंध को लिखेंगे तो वहाँ भाषा का जो रूप होगा वह लिखित होगा। हमने बोला मौखिक हो गया, लेकिन जो हम लिखेंगे वह लिखित रूप हो जाएगा। अतः अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वही भाषा कहलाता है। आया समझ में कि अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए तथा दूसरे की बात को समझने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के बिना मनुष्य पशु समान है। कैसा है? यदि भाषा नहीं है, क्योंकि पशु क्या करते हैं, वो कोई भाषा बोलते हैं, उनकी कोई भाषा नहीं है। तो भाषा के बिना जो मनुष्य है वह कैसा हो जाएगा? पशु के समान हो जाएगा। आपने चिड़िया की चींची, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, कुत्ते की भौं भौं तो सुनी ही होगी। हम उन संकेतों को अपनी हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो तो संकेत हैं जिनको हम मान लेते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अब आपकी पुस्तक में परिभाषा दी गई है और यह परिभाषा है भाषा की, जिसको आपको अच्छे से याद करना है। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। आया समझ में? भाषा क्या है? भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों और विचारों को कैसे बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गया? यह भाषा हो गई। अब आते हैं हम भाषा के प्रकार या भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। जैसा कि मौखिक भाषा, मौखिक यानी जो मुंह से बोला जा रहा है, लिखित भाषा जो लिखकर बताया जा रहा है, और सांकेतिक यानी कि जो संकेत करके, इशारे करके समझाने की कोशिश की जाती है, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है।
अब हम इन तीनों का थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। पहला है मौखिक भाषा। बोलना भाषा का पहला रूप है। ठीक है, भाषा का पहला रूप क्या है? बोलना, क्योंकि सबसे पहले बच्चा क्या करता है? बोलना सीखता है। लेकिन इससे मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। समझ में आया? अपने मन के जो विचार हैं हम उनको बोलकर प्रकट करेंगे तथा दूसरे के जो विचार हैं उनको हम सुनकर समझेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? भाषा का मौखिक रूप हो जाएगा। जैसे भाषण देना और कहानी सुनाना। नेताजी भाषण दे रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। बच्चे दादी से कहानी सुन रहे हैं, दादी सुना रही है, बच्चे सुन रहे हैं, तो इन दोनों में ही मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब है लिखित भाषा। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। जैसा कि नाम है लिखित, यानी कि जो लिखा हुआ है। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। इससे मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ लिखना है, मुझे अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है, तो उस बात को मैं पहले लिखूंगी, दूसरा क्या करेगा? उस लिखी हुई बात को पढ़कर समझेगा। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा माध्यम हो गया? लिखित माध्यम हो गया। जैसे ईमेल करना, पत्र लिखना या पढ़ना, तो ये क्या हो गए? ये उदाहरण हो गए किसके? लिखित भाषा के। शिखा है ईमेल कर रही है, ईमेल में कुछ लिखना ही पड़ेगा हमें, तो ही वह किया जाएगा, तो क्या हो गया? यह यहाँ पर लिखित रूप हो गया। सारांश पढ़ रहा है, कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको पढ़ रहा है वो, तो यहाँ पर भी लिखित भाषा का ही रूप है। अब चलते हैं हम 3 नंबर पर, सांकेतिक भाषा। सांकेत यानी कि संकेत। ठीक है, संकेत के द्वारा अपनी बातों को समझाने का प्रयास करना, मन के विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करना तथा देखकर समझना भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे यातायात पुलिस के संकेत, गार्ड का झंडी दिखाना आदि। ठीक है, जो मन में विचार आ रहे हैं या जो हैं उनको हमें संकेतों द्वारा प्रकट करना होता है या देखकर समझना होता है, क्योंकि कोई संकेत करेगा तो हमें उनको देखना पड़ेगा, तभी तो हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पर भाषा का सांकेतिक रूप हो जाएगा। जैसे आपने यातायात के जो चिन्ह देखे हैं वो क्या है? वो सारे संकेत हैं, तो वो क्या हो गया? सांकेतिक भाषा हो गई। इसी प्रकार जब ट्रेन गाड़ी जाती है, जब रेलगाड़ी निकलती है, तो एक गार्ड होता है, वो कभी लाल और हरी झंडी दिखाता है। ठीक है, तो वो सब संकेत हैं। यदि हरी झंडी दिखा रहा है तो गाड़ी को कोई खतरा नहीं, वो आराम से निकल सकती है, लेकिन वो लाल झंडी दिखाएगा तो वो अभी नहीं जा सकती, शायद आगे कोई प्रॉब्लम होगी। तो यह संकेत दर्शाए जाते हैं जिनको हमें देखकर समझना होता है। ठीक है, अब यातायात के पुलिस सिपाही का संकेत करना आपने देखा होगा, जब हम क्रॉसिंग से निकलते हैं तो वहाँ पे एक सिपाही खड़ा रहता है यातायात का, तो वो हमें इशारा करता है कि आपको निकलना है, जाना है, रुकना है, जो भी है। तो वो क्या हो गए? सारे संकेत हो गए। तो यहाँ पर कौन सी भाषा होगी? यहाँ पर सांकेतिक भाषा होगी। अब है लिपि। जब भाषा को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसको जो लिखने का जो ढंग होता है, लिखने का जो प्रकार होता है, उसी को लिपि कहा जाता है। सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में निश्चित किए गए रेखा चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। समझ में आया आपको कि भाषा कोई सी भी हो, हम उसको लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में एक निश्चित कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, और उन्हीं चिन्हों को जो हम लिखते हैं तो वह लिपि कहलाता है। अब एक तरफ आपकी भाषा दे रखी है, दूसरी तरफ आपकी लिपि दे रखी है। ठीक है, संस्कृत, हिंदी और गुजराती, इनकी लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। पंजाबी का गुरुमुखी, बांग्ला बंगाली, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, और जो उर्दू है वह फारसी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। यह परिभाषा हो गई लिपि की, कि भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब है व्याकरण। भाषा के प्रयोग में कोई गलती ना हो, इसलिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, व्याकरण का काम क्या है? वह हमें यह बात बताता है कि हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जो व्याकरण है वह हमें नियम बताती है। हर भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, एवं इन नियमों के आधार पर ही भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का पता चलता है।
भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता हमें किससे चलेगा? व्याकरण से चलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा को भी आपको याद करना है। अब हमने इस पुस्तक में क्या, आपके इस पाठ में क्या पढ़ा, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला है, विचारों तथा भावों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो हमने ये पढ़ा जो आपकी पुस्तक में अभी हमने पढ़ा था इस पाठ में। अब आपको जो ये वर्क आएगा वो एक PDF में आएगा और आपको इसके वर्क को अपनी जो आपकी पीछे पुस्तक में जगह दी गई है उसी के अंदर करना है। और आपको ये वर्क बहुत ही सुंदर तरीके से करना है। और जो कॉपी है हिंदी की, एक ही कॉपी बनानी है और आगे उसमें हिंदी टेक्स्ट का वर्क होगा और पीछे की साइड में उसमें हिंदी ग्रामर का वर्क होगा। और हिंदी ग्रामर का जो वर्क है, हिंदी व्याकरण का जो कार्य है, उसका जो कंपोजिशन पार्ट है, जैसे जो निबंध, कहानी, पत्र, प्रार्थना पत्र आदि को कॉपी में करना है। तो बच्चों, आपका यह पाठ आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।